पेज अपना ये है 404। फिफ्थ पॉइंट, प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशालता। प्राचीन भारतीय संस्कृति मन, प्राण तथा शरीर की सुदृढ़ता, विकास तथा शक्ति पर प्राचीन यूनानी अथवा आधुनिक वैज्ञानिक विचार जितना ही बल देती थी। हालांकि देती थी एक भिन्न लक्ष्य एवं एक महत्तर उद्देश्य के लिए। पहले तो ये समझ में आए कि प्राचीन यूनानी मतलब ग्रीक और आधुनिक वैज्ञानिक विचार मन, प्राण और शरीर की सुदृढ़ता, विकास तथा शक्ति, इनके ऊपर किस तरीके से ध्यान देता है। हालांकि आज की अगर शिक्षा पद्धति से आप एट्रीब्यूट करने की इसको कोशिश करो, वो नहीं। आधुनिक वैज्ञानिक विचार वो आपके सोचता है कि भाई इन इन भागों का किस तरीके से विकास हो, या जो भी इस तरीके का विचार है। या प्राचीन यूनानी ग्रीक्स जो हैं, किस तरीके से आपके अलग अलग भागों को एस्थेटिक्स के माध्यम से और विकसित करने का प्रयास करते थे। उतना ही बल, मतलब बल वो देते थे, और भारतीय संस्कृति ने इनके विकास का जो बल दिया उससे कम नहीं दिया, या विश्व में कहीं भी और कोई दूसरी संस्कृतियां कोई बल दे सकती हों। मन, प्राण, शरीर की सुदृढ़ता, ये एकदम स्ट्रोंग बने, ये शरीर कमजोर नहीं हो। प्राण जो है, कुछ भी आप अंडरटेक करने के लिए, कोई भी अभियान करने के लिए आपके अंदर कमजोरी न हो। और मन के अंदर क्लैरिटी हो, विचार हो, आप उस चीज को भीतर प्रवेश करने की, ये नहीं कि मेरे अंदर करने की तो बड़ी शक्ति है, टेक्स्ट मेरे सामने श्री अरविंद का आ जाए तो नींद आ जाती है, ये नहीं। और ये कि मैं रखूं कैसे इन विचारों को आपस के अंदर, सारी चीजों को मैं यथास्थान कैसे रखूं। कि मां श्री अरविंद का कार्य करने के लिए चले गए, उसके अंदर ये है ही नहीं कि शिक्षा भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है। एजुकेशन सेंटर कैसे होना चाहिए, उसमें बच्चों को किस तरीके से रखना चाहिए, प्रैक्टिकल सेंस होने की आवश्यकता है, सारी ही चीजों की आवश्यकता है। तो इसमें ये सारों की सुदृढ़ता, और संस्कृतियों ने जिसकी कल्पना करी या जितना उन्होंने उसको किया, उससे ज्यादा इनफैक्ट, क्योंकि एक भिन्न लक्ष्य एवं उच्चतर उद्देश्य के लिए इसने ये काम किया, भारतीय संस्कृति ने। भाई आप माँ के उद्देश्य के लिए, जैसे पांडिचेरी के अंदर माँ ने सारी की है, जिम्नेशियम भी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, एजुकेशन सेंटर भी है, सारी चीजें हैं। उद्देश्य उसका बिल्कुल अलग है। आपके थिएटर भी है, आपके सारी ही चीजें हैं, उद्देश्य बिल्कुल अलग है। और वो अलग होने से, एक आर्टिस्ट है, एक के अंदर खाली कला है, दूसरा सोर्स से जुड़ा है। इसलिए तानसेन ये जानता था, उसने कहा महाराज मेरी उससे क्या बराबरी है मेरे गुरु से, कलाओ उनको यहाँ सुनाने के लिए। कि साहब वो आते नहीं यहाँ सुनाने के लिए। तो टेक्निक के अंदर हो सकता है कि तानसेन कोई कमजोर न हो, पर टेक्निक तो होती ही नहीं ना उस चीज के अंदर। अरे भाई टेक्निक तो उस चीज को अभिव्यक्त करने के लिए है, और टेक्निक बना लेती है वो चीज जो पीछे से आ रही है। जिसका उस स्रोत से संपर्क है वो ये जानता है कि उस क्षेत्र के अंदर टेक्निक नहीं काम करती। माँ जो है अपने बच्चे से किस तरीके से प्रेम करती है, उसमें टेक्निक नहीं सिखाई जाती। अगर वो माँ है, उसको ऑटोमेटिकली पता है उसको क्या व्यवहार करना है या क्या नहीं करना है, इसमें कोई टेक्निक्स क्या करेंगी। मीराबाई कोई टेक्निक्स के आधार के ऊपर थोड़ी कोई लिखेंगी अपनी, वो तो आत्मा की अभिव्यक्ति है। तो खाली अगर बाहरी चीजों के ऊपर व्यक्ति ध्यान दे और सोर्स के ऊपर ध्यान न दे, तो मूल तो मुद्दा चूक गए हम। खाली भोजन करने के लिए करें और उससे जो एनर्जी निकल के आती है उससे कर्म के अंदर उसको नियोजित न करें, तो भोजन का उद्देश्य क्या है। तो अपने आप के अंदर शरीर जो है वो सुदृढ़ है, पर एक्सप्रेस क्या करेगा सुदृढ़ होके, तो पीछे कोई चीज भी तो होनी चाहिए उसके। प्राण है, विचार है नहीं, ये सारी चाहिए, और डीपर प्रकाश में चाहिए। अतः उन सब चीजों को, जो इनकी मन, प्राण तथा शरीर की समुचित पूर्णता में सहायक तथा उससे संबद्ध को जो इनकी समुचित पूर्णता में सहायक तथा उससे सुसंबद्ध थीं, उन्हें भारतीय संस्कृति खुलकर कार्य करने देती थी। यहाँ किसी भी चीज को दबाया नहीं गया।
कला को उसकी पराकाष्ठा तक लेके गए, दबाया गया उन डिटेल्स को जो आँखों को प्रभावित करती है, भीतर वाली चीज़ को रोक लेती है। तो उन सारी चीज़ों को भई आप स्वयं कोई अभियान के ऊपर हैं, किन-किन चीज़ों को, उन आदतों को जो आपके अभियान के अंदर सफल होने में आपको रोक लेती हैं। आप ओलंपिक्स में जाना चाहते हो, शराब पीने की आदत है, तो आप कह दोगे भैया ये नहीं चलेगी, इसको दबाना पड़ेगा। अगर इसको दबाना कहा जाए, तो ऐसा तो उन्होंने पग-पग के ऊपर सारी चीज़ों को वो अभिव्यक्ति जो आपको नीचे खींच के लेके आती है, एक उच्चतर प्रकाश के अंदर, स्थान देना एक चीज़ है कि मैं गुटखा खाने को या जर्दा खाने को या ये तम्बाकू खाने को मैं स्थान देता हूँ, ये कोई स्थान देने की बात है क्या? जो चीज़ सफलता के मार्ग में आपके आ रही है, उसको असफल बना रही है, उन सारी चीज़ों को रोक रहे हैं। तो उससे जो सुसंबद्ध थी और समुचित पूर्णता में सहायक थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, शिक्षा में सोच ही नहीं रहे अभी तो, कि वास्तव में कौन-सी चीज़ सहायक है और कौन-सी चीज़ बाधक है। वो तो उसी पार्ट को उभार दे रहे हैं जो आपका बाधक है और जो चीज़ सहायक है, उसको पाँव के नीचे कुचल देते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये क्योंकि सहायक और बाधक किसके लिए? अगर आपके कोई मोटिव नहीं हो जीवन में, कोई उद्देश्य न हो, सहायक किस चीज़ के लिए भई? ये प्रश्न हो तो ही तो सहायक या बाधक होगा। तो उन सब चीज़ों को जो इनकी समुचित पूर्णता में सहायक तथा उससे सुसंबद्ध थी, उन्हें भारतीय संस्कृति खुलकर कार्य करने देती थी। अब एक्चुअल में तो क्या हो कि इन डिटेल्स के अंदर जाया जाए, पर इसके लिए तो बहुत बड़े बैकग्राउंड की आवश्यकता है, कि कैसे एक-एक डिटेल के अंदर, एक परिवार के अंदर, अगर कोई फैमिली के अंदर है, उसको कैसे काम करने दिया जाएगा, देश की व्यवस्था क्या होगी, व्यक्ति अपने आप में, अपने भागों में कैसे इनमें सामंजस्य साधित करेगा, एक परिवार के अंदर इसलिए कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, कितनी भी जॉइंट फैमिली थी, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई समस्या ही नहीं। और अभी जिस तरीके की फैमिलीज़ है, उसके अंदर एक-दूसरे के साथ हाथ को हाथ नहीं सुहारा। आप देखो तो सही क्या स्थिति आ रही है। तर्क बुद्धि के क्रियाकलाप, विज्ञान व दर्शन, सौंदर्यपरक सत्ता की संतुष्टि। अब ये बता रहे हैं कि क्या-क्या? तर्क बुद्धि मतलब आपका रीज़न, उसकी एक्टिविटीज़, विज्ञान व दर्शन, पर ये हमेशा ही इंट्यूशन के प्रकाश में रहे यहाँ। सौंदर्य परक सत्ता की संतुष्टि, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स की तो यहाँ ये है कि आप किसी भी गली के अंदर चले जाओ, किसी भी कुछ कहीं भी चले जाओ, ये तो इतनी ज़्यादा भरमार थी इसकी, इसके प्रमाण तो आज भी हैं। मतलब ये ऐसे भवनों का निर्माण, आपके पैलेसेस का निर्माण, ऐसी चीज़ें, मंदिरों का निर्माण, बावड़ियों का निर्माण, आप देखो उड़ीसा वगैरह की या कई जो हैं, जो सबसे इनके अंदर एक प्रसिद्ध है, वो तो रानी की वाव करके है ये। ये गुजरात के आस-पास होनी चाहिए। तो ये आप देखो वो तो इन्वर्टेड है वो सारी की सारी। मंदिर सीधा खड़ा होता है, उन्होंने मंदिर को इन्वर्ट करके वो बना दिया। तो सौंदर्य परक सत्ता की तो संतुष्टि, इसको तो पराकाष्ठा के ऊपर लेके चले गए और एक्सप्रेस क्या कर रहे थे? ये म्यूज़िक है, आर्ट है, लिटरेचर है और आर्ट के अंदर फिर बाद में कितने आर्ट फ़ॉर्म्स और उसके अंदर भी आप संगीत की बात करो तो संगीत के अंदर कितने घराने, उन घरानों के अंदर कितनी-कितनी तरीके की उनकी उनकी चीज़ें, कोई लिमिट नहीं, एक कोई विषय पे हाथ रखिए, आप उसकी भी था कभी नहीं पा सकते। उसके विषय की उसकी जो पूरी जो ट्री है उसका, सपोज़ उसके एक पत्ते की भी था कि मैं इसको ना, संगीत की बात करो तो उसके अंदर इतनी उसमें तरीके, पहले तो गाने की उसके अंदर इतने-इतने प्रकार, उन प्रकारों के अपने-अपने घराने, उनके अपने-अपने तरीके, कहाँ तक कर सकते हो? और किस चीज़ के लिए ये सारा का सारा? डांस देखो तो कल्पनातीत, कोई भी चीज़ के ऊपर आप हाथ रखो इनके अंदर से, तो तर्क बुद्धि की क्रियाकलाप, ये तो हम बात करके ही गए हैं। और सभी छोटी-बड़ी कलाओं का शरीर के स्वास्थ्य तथा शक्ति का, और इसमें नहीं शरीर को कोई सुदृढ़ नहीं बनाया गया।
इसके तो प्रमाण इस तरीके के हैं कि इन्होंने किया किस तरीके से। शारीरिक क्षमता जो है, वो निर्माण ऐसी थोड़ी हो गई, शारीरिक क्षमता न हो, कहाँ से कर लो ये निर्माण बिना क्षमता के। जाति के भौतिक व आर्थिक कल्याण, सुविधा व प्रचुरता, इसमें कोई कमी नहीं। आप टाउन प्लानिंग की बात करते हो तो उसके अंदर तो सबसे पहले इन्होंने रेलवे लाइंस बिछाई, उनको यही नहीं पता था ईंटें कहाँ से लेके आए, तो यहाँ एक्सकेवेशंस के अंदर या जो पुरानी थी वो ईंटें काम में लिए, और वो इतनी मजबूत, वो ये नहीं समझ सकते कि ये बनाई किस तरीके से। जो चीजें बनाई उनके अंदर कोई आपके टूल्स हैं खेती के, या आपके शल्य चिकित्सा के, सर्जरी के जितने भी टूल्स हैं, जो आज उतने हैं या नहीं है वो एक अलग बात है। पहले के तो सारे अब ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं ये। कोई भी फील्ड के अंदर सारे के सारे, तो सुविधा व प्रचुरता, व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवार में सुविधा और प्रचुरता, ये डिटेल तो इवन संध्या जैन है वो दे रही है। हर जने के पास बगीचा है, हर जने के पास इतना पशुधन है, हर जने के पास खेती के ये साधन है, अपना बीज बैंक है, हर किसान अपने बीज की रक्षा करना जानता है। आज तो उनको साउथ की वो जो लेडीज हैं, उनको पुरस्कार या रिकॉग्निशन मिला है, देखो आप। ये और जोरदार बात ये है कि जिसको रिकॉग्निशन मिला, बाद की स्टोरी ये है कि उसके खेत वो खत्म हो गई वो लेडी। खत्म होने के बाद में उसी प्रांत के लोगों ने उसी दिन या दूसरे दिन सब लूट लिया। वहां जाके उसके सारा जो बैंक है, ये हमारी स्थिति है। तो सीड्स की बात करो, प्रचुरता, आप एक कोई वैरायटी की बात करो गेहूं, तो उसके अंदर 1000 वैरायटी। आप इसके अंदर बात करो चावल, अब ये पा रहे हैं कि जो वैरायटीज का वर्णन था, कुछ ऐसी हैं कि बन रही है साहब, उसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है कि वो पूरे इलाके में दूर-दूर तक एक जना उसको पका रहा है। कुछ लोग हैं उन्होंने पूरी पट्टी को ट्रेस कर लिया, जो चावल वाली है उनको वो बीज ही नहीं मिला। मतलब ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं मेरे को ये इसका ये वर्णन मिलता है वो, और मैं उसको ट्रेस करता हूँ, चलो। वेद के मंत्रों के लिए ट्रेस करें तो इन्होंने जो साक्षी पब्लिकेशंस, उन्होंने कहा हम गए एक-एक वेधशाला के अंदर गए, मिले ही नहीं वो। इनका वर्णन मिलता है, गिनती मिलती है सारी की सारी। ये प्रचुरता, ये नहीं कि आपका कोई कोई पब्लिक लाइफ है या फिर आपका कोई पारिवारिक जीवन है, उसमें प्रचुरता की कमी है, कभी नहीं, कुछ नहीं, है ही नहीं ये बात। अब है अभाव की स्थिति, अब एकदम अभाव की स्थिति है, यदि आप पारिवारिक रूप से देखो या सुविधाओं की बात करो, खुली हवा नहीं है, आपको स्वच्छ जो है चीज़ें नहीं है। कितने-कितने स्थान, वो पूरा का पूरा गाँव जो है उसके बाहर लिख रखा है फॉर सेल, खत्म। कैंसर की भर-भर के ट्रेनें जा रही है। अब ये कोई कोई क्या-क्या है ये? आपका सारा पैसा आप डॉक्टर को दिया हो। ये तो अभावात्मक जीवन है। अब तो जितना ज़्यादा अभाव है, कल्पनातीत है ये। प्रचुरता का तो कोई लेना-देना ही नहीं है। निर्धनता कभी भी भारत का राष्ट्रीय आदर्श नहीं था। जैसा कि ये बताया जाता है, देखिए संतोष एक चीज़ है, संतोष एक बिल्कुल अलग चीज़ है। आप माँ के कार्य में लग रहे हैं, संगीत कर रहे हैं सपोज़, या आप ठाकुर जी के सामने बैठे हैं। जो जहाँ आपका भीतर से सपोज़ समाधि के पास बैठे हैं आप पौंडीचेरी के अंदर, दूसरा कोई होटलों में घूमता फिर रहा। आपका कैसा दरिद्र व्यक्ति है या समाधि के पास बैठा है 2 घंटे। अब डिपेंड करता है आप कैसे डिफाइन करें इसको। पर निर्धनता कभी भी भारत का राष्ट्रीय आदर्श नहीं था, न आज है एज़ सच। इसकी आत्मा निर्धनता को, ये तो महात्मा जी इसको क्या ज़रूरत? इसके पास इतने सुख साधन की क्या ज़रूरत? अरे यार ये क्या बात कर रहे हो तुम? जैसा कि कुछ लोग हमें विश्वास कराना चाहते हैं, दरिद्र लोग हैं, ऐसे लोग हैं, कभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। और न ही अभाव व मलिनता उसकी आध्यात्मिकता के लिए आवश्यक परिवेश ही थी, कि बाबा जी है देखो इसको तो अब कमरा तो गंदा मिलेगा बाबा जी का। क्यों भाई? माँ ने तो एक-एक इतनी डिटेल के अंदर परफेक्शन, और सही आपके कोई वो है, कभी भी मलिनता हो ही नहीं सकती। सामान्य सामरिक, राजनैतिक व सामाजिक शक्ति व कुशलता इत्यादि सभी का इसने पोषण किया। उनका लक्ष्य महान था, किंतु साथ ही आधार स्थिर और विस्तृत भी था।
जिस पर इन्होंने इन सब पूर्व वर्णित साधनों को अत्यधिक ध्यानपूर्वक प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्न किया। देखिए, ये सारी बातें इलस्ट्रेशंस की मांग करती हैं। इनके खूब-खूब इलस्ट्रेशंस बुक्स के अंदर आ चुके हैं। ये बुक्स आप मँगा के अलग से आप इनकी स्टडी करेंगे तो इनका आपको आइडिया आएगा कि श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो थ्रू एंड थ्रू बात यही थी, और इसको कभी भी आप एक्ज़ैजरेट करके तो कह ही नहीं सकते। श्री अरविंद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं या इसकी कोई भी चीज़ की बात करते हैं, वो जिन शब्दों में बात करते हैं श्री अरविंद, ऐसे लगता है अभी इतना तो, जैसे वेद के विषय में श्री अरविंद कहते हैं कि दिस मच एंड व्हाट मोर। सीक्रेट ऑफ वेद के अंदर ये है, दिस मच एंड व्हाट मोर। सारा वर्णन उसका, सारी चीज़ रहस्य ला दिया, सब कर दिया, और फिर भी कह रहे हैं कि दिस मच। और जबकि श्री अरविंद के अंदर तो, अरे वो भगवान स्वयं उसके अंदर प्रवेश करके सामने लेके आ रहे हैं, उनकी प्रवेश करने की शक्ति, उसको अभिव्यक्त करने की शक्ति, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि दिस मच एंड व्हाट मोर। कौन जानता है क्या-क्या निधियाँ हैं इसके अंदर। सोचिए, आप कल्पना कीजिए इसमें क्या है, कैसे आ गई ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले तो फर्स्ट हैंड आप इसमें प्रवेश करें, इस डेटा के अंदर या इन इलस्ट्रेशंस के अंदर, वो सामने लेके आएँ, तब ये वर्णन वास्तव में मीनिंगफुल है, अदरवाइज़ तो कोई सेंस ही नहीं आता इसका कि मतलब क्या है इस बात का। अब ये पेज 268 के अंत के अंदर है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है यहाँ। ये अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक है। उसमें यहाँ तक तो हमने कर दिया कि प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्न किया। ये तो इस सिलेक्शन में आ गया, इससे आगे मैं पढ़ देता हूँ, और उसके बाद इसकी कमेंट्री आ जाएगी। तो ये अपन इसको पढ़ के तो जिन-जिन पैसेजेस की कमेंट्री है एटलीस्ट कम से कम वो तो आपको मिल ही जाए। अतः निःशंक रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी संस्कृति का बाह्य रूप एवं अभिव्यक्ति रही है, जो मानव जाति की किसी भी ऐतिहासिक सभ्यता के समान ही महान थी। वह धर्म में महान रही है, दर्शन में महान रही है, विज्ञान में महान रही है। इनफैक्ट इनमें एक-एक चीज़ को अपन रोक नहीं सकते। रोक इन द सेंस, अब धर्म की बात करें, उसमें महान कैसे रही? ये समय से, या ये पुस्तक आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं। यथासमय चीज़ें आ जाएँगी ख़ैर, अपन जो चर्चा करेंगे, पूरा उसके अंदर इसका क्या ढाँचा रहा, फ्रेमवर्क किस तरीके का रहा, महानता किस चीज़ में है। अभी तो यदि एक प्रचलन में ये है महान, इसलिए देखिए ये व्रत त्योहार वगैरह जितने भी हैं, साइंटिफिक हैं ये बड़े। इसमें ये देखो आप कि ये जो आपको चरणामृत देते हैं ना भगवान का, और इसके साथ ये तुलसी देते हैं, ये बड़ी साइंटिफिक है। सुबह-सुबह आपको एक एल्कलाइन चीज़ दे दी, रोग नहीं हो सकता इससे। आपने अपने स्तर के ऊपर जो महान चीज़ थी, उसको अपने स्तर के ऊपर एकदम उतार लाए, और उसका वैभव जो है बिल्कुल क्षीण कर दिया। मतलब जो एक महान व्यक्ति था, उसको मार डाला, और मार के भी उसके शरीर को विरूपित कर दिया, और उसको कहा देखो इसलिए ये इसका शरीर ऐसा है, इसलिए ये महान था। ये तो महामूर्खता की बातें हैं। मंदिरोपासना, इसलिए देखो ये घंटा आप बजाते हो, इससे शरीर के रोग इसके वाइब्रेशन से चले जाते हैं। तो आप इसके समय, और मंगला आरती का ये महत्व है क्योंकि शरीर पे ये प्रभाव पड़ता है। तो महामूर्खता की, इससे ज़्यादा मूर्खता क्या हो सकती है? इससे ये पता चलता है कि आपका भौतिकवादी व्यक्ति जो है, वो सारी चीज़ों को अपने स्तर के ऊपर उतार लाएगा। मतलब आध्यात्मिकता भी भौतिक आपके सुख साधन का एक उपाय बन गया, न कि यहाँ सारी चीज़ क्या थी? मूल शब्द इस संस्कृति का आत्मार्थम, ये सारी चीज़ें आत्मा के लिए हैं। और जड़वादी व्यक्ति क्या कहता है? जड़ अर्थम, जड़ के लिए है। यही विज्ञान के प्रेमिसेस हैं कि वो तो कह रहा है जड़ है सारी चीज़ों का कारण। तो अगर जड़ की तरीके से देखोगे, तो ये सारी जितनी भी दलीलें आजकल दी जाती है, मंदिर इसलिए क्योंकि विज्ञान भी अब मानने लगा है। आप इतना जो भ्रमण करते हो, अरे तीर्थों का भ्रमण करने का एक बड़ा गहरा कारण रहा, इससे फिजिकल ठीक रहती है। व्रत करने से बीच-बीच में, अब ये भी कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ये रखनी चाहिए। तो व्रत इसलिए करते थे व्यापक तरीके से, फिर बाद में बड़ की पूजा इसलिए करते थे,
पीपल की पूजा इसलिए करते थे, ये करने से प्रकृति ठीक रहती है, पर्यावरण ठीक रहता है। महान मूर्खता की इससे ज्यादा नीचे और क्या आ सकते हैं हम? और ये कह के हमको लगता है हम संस्कृति का बड़ा भला कर रहे हैं। हम तो भारतीय संस्कृति के अंदर बड़े रचे-बसे व्यक्ति हैं। गो सेवा, गो तो धुरी है इस विश्व की। कितने-कितने लोग सीरियस हैं इस बारे में। मतलब इतने सीरियस हैं वो, माँ से ये पूछा गया और ये अपने साहित्य संचयन में भी है कि माँ जो ये इतनी बातें करी जाती है, कि कोई ऐसी बात है गाय के विषय में? माँ ने कहा कुछ नहीं है। अपनी साहित्य संचयन में है ये गाय के विषय में। ये जो कि गाय जो धुरी है, आध्यात्मिक है, ये है, वो है। गो का महत्व यहाँ तो वेद में गो का इसलिए क्योंकि लाइट, उससे जो मिल्क प्रदान होता है मतलब लाइट, प्रकाश से आपके जीवन में प्रकाश, जो भी कोई प्रकाश, वो प्रकाश भगवान का प्रकाश है। वो इसके माध्यम से दूध अगर आपको मिल रहा है, वो पुष्टि भी प्रदान कर रहा है। बिना प्रकाश के अगर जीवन में चलोगे, पुष्टि नहीं हो सकती। ये सारे लोग चल ही रहे हैं, बिना प्रकाश ही चल रहे हैं। सिर भिड़ता चल रहा है। आपके जीवन में प्रकाश है, लाइट है। उसका फिर बाद में आप घृत बनाते हो। क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस आती है, बुद्धि एकदम सही है तो माँ का कार्य कर सकोगे। जीवन में सच्चा कार्य कर सकोगे, खाली ये नहीं कि आप पलायन करके चले गए। ये संस्कृति पलायन करके अगर चली गई हो तो हमारा जीवन पलायनमय हो जाएगा। ये संस्कृति तो पलायन करके गई नहीं, तो सच्ची आध्यात्मिकता पलायन थोड़ी सिखा रही है। तो ये समझो आप। तो ये और एक-एक चीज़ का कि जब उस दूध को आप दही जमाते हो, कर्ड, कर्ड का क्या मतलब है? घी का क्या मतलब है? घी के अंदर भी जो ग्रेन्स आ जाते हैं, वो आपके दिमाग में क्रिस्टल्स बन जाते हैं। बार-बार, बार-बार जब चर्चा करते हो, तो आपको इतने क्रिस्टल्स हैं कि आप अपनी लोएस्ट अवस्था में, आप गहरे से गहरे साइकोलॉजिकल अंधकार की अवस्था में भी हो, तो सामान्य व्यक्ति से बेटर पड़ोगे फिर भी। ये क्रिस्टल्स बन गए आपके। कि सारा व्यक्ति अपनी टॉप मोस्ट क्षमता में नहीं रहता। पर इसके अंदर ये ऐसे क्रिस्टल्स बन गए क्लैरिटी के, वो जानता है हाँ यार ठीक है, ये एक समय आया है, आँधी आई है, ये ठीक है पर काम माँ का करना है। अगर ये नहीं हो, कैसे पाँव उखड़ जाएँगे सोचिए आप। ये क्लैरिटी आ जाती है, हाँ, हाँ, ठीक है। वेद के अंदर एक-एक चीज़ का कि गाय का क्या, उसके दूध का क्या, दही का क्या, घी का क्या और ग्रेन जो है उसके अंदर है उसका क्या। उसमें जो क्रिस्टल्स बन जाते, सारी चीज़। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, न कि अपने आप में एक पशु के रूप में। अब ये यहाँ उतार लाए बस ठीक है, पर इस भाव से करें तो एटलीस्ट निरे पशु हैं ये तो। ये तो निरे पशु हैं, अगर इनको एक ये चीज़ भी पकड़ा दी जाएगी, हम तो गौ सेवा करते हैं, गो पालन करते हैं। इतने लोग ऐसे थे कि इतने सीरियस हैं, वो तो कह रहे हैं हमने घर में एक गाय पाल रखी है, हम आध्यात्मिक हैं। इतने सीरियस हैं वो। तो धर्म में महान रही, अब ये हमको समझने की आवश्यकता है इसमें, क्या बात है ये? कि जैसे रामचरितमानस का हम प्रयास कर रहे हैं, कि उसमें एक डीपर पर्सपेक्टिव से चीज़ें आएँ। अब कैसे दूसरे कमेंटेटर्स हैं, उनको आप उसको लो और फिर बाद में माँ श्री अरविंद के पर्सपेक्टिव में इसको देखते हो, तो आप ये कह रहे यार ये तो कहीं तुलना ही नहीं है इसकी। ये तो इस डायमेंशन में ही नहीं है। अब बताओ ये। तो वैसी जितनी भी बातें ये धर्म के विषय में की जाती हैं, यदि श्री अरविंद को न समझें कि क्या महानता है इसकी। ये जो अपनी पुस्तक है, पहले तो इसको बारीकी से, और जब तक जीवन में और कोई दूसरा पर्सपेक्टिव न हो, ये चाहे कितनी भी कमेंट्री कर दो, समझ ही नहीं आती। धर्म में महान रही है, दर्शन में महान रही है। क्या फिलॉसफी में क्यों महान रही भी? क्या दर्शन है एज़ सच? ये चीज़ें डिटेल में जाने की हैं, ये खोलने की हैं। विज्ञान में महान रही है, अनेक प्रकार के चिंतन में महान रही है, साहित्य, कला और काव्य में महान रही है, समाज और राजनीति के संगठन में महान रही है। शिल्प, शिल्प मतलब क्राफ्ट, और ये कोई आज तो शिल्प को जीवन का कोई कोई इम्पोर्टेंट अंग नहीं मानते। डेकोरेशन है, एक सुरुचि है, हॉबी है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जीवन का मूल अंग है? ना, वो तो मूल तो नहीं है। तुरंत आपसे ये पूछ लेंगे भई हॉबी है, वहाँ तक तो ठीक है। आजीविका के लिए क्या करते हो? उसमें अगर शिल्प आजीविका के लिए कर रहे हो तो एक अलग बात है। शिल्प मतलब क्राफ्ट,
पेट भरने के लिए क्या करते हो यार? शिल्प करते हो, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, करते रहो। जब जब पेट किसी का, आप कहते हो शिल्प की कोई बात करता है कि भैया इसका पेट भरा हुआ है इसलिए शिल्प की बात करता है। खाली पेट कोई शिल्प की बात नहीं करता। तो काम क्या करते हो जीवन में? दूसरा कह रहा है मैं साहित्यकार हूँ। अरे ठीक बात है, पेट किससे भरते हो? साहित्य से थोड़ी पेट भरता है। तो आप कितनी भी ये चीज़ें, मैं कलाकार हूँ, तो तुम पेंटिंग से बेचते होंगे ना उसको? हाँ, मैं बेचता हूँ, तब तो कहा हाँ, तब ठीक बात है। वो नहीं करता तब तो फिर क्या क्या कर रहा है? कुछ नहीं। शिल्प का, और जबकि आप कुमार स्वामी का पढ़ो, वो कह रहा है कि राजा की शादी नहीं होगी अगर शिल्प उसके अंदर उसको नहीं पता होगा। क्राफ्ट का गहरा ज्ञान उसको होना ज़रूरी है। वो कहे मैं राजा हूँ, तो भैया तू राजा बना रहे, लड़की कोई नहीं देगा तेरे को। तेरे को हाथ का काम बिल्कुल निपुण होगा और हर विद्या के अंदर निपुण होगा, तब जाके तेरे को लड़की मिलेगी। अब इन्होंने तो एकदम प्रैक्टिकल टर्म्स के ऊपर उतार लिया इन सारी चीज़ों को। और व्यापार व्यवसाय में महान रही है। काले धब्बे, स्पष्ट त्रुटियाँ और भारी कमियाँ भी अवश्य रही हैं। श्री अरविंद इसको नकार नहीं रहे कि भारतीय संस्कृति के अंदर अपने काले धब्बे भी, जैसे मान लो अपन यहाँ एक प्रयास कर रहे हैं शिक्षा का, माँ की शिक्षा का प्रयास कर रहे हैं। गिवन रिसोर्सेज के अंदर जितना किया जा सकता है वो है। व्यक्ति की अपनी लिमिटेशंस हैं, उसका भी अपना, हर टीचर का या एक व्यवस्था का, उसमें का कमियाँ हो सकती हैं, खामियाँ हो सकती हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हो सकती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100% भी दूँ, तो भी जो चीज़ डिमांड करती है वो पूरा थोड़ी हो जाए भई, उससे क्या है? मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैंने अपनी पूरी पॉकेट काट के दे दी, अपना तन, मन, धन सारा भी दे दिया। मेरी सिंसियरिटी के लिए तो पूरा हो गया, पर मंदिर थोड़ी बन जाएगा उससे, वो तो जो डिमांड करेगा वो करेगा। तो काले धब्बे, स्पष्ट त्रुटियाँ और भारी कमियाँ भी अवश्य रही हैं। भला ऐसी कौन-सी सभ्यता है जो सर्वांगपूर्ण रही हो, जिस पर गहरे कलंक न लगे हों, जिसमें अगाध गर्त न रहे हों, मतलब गहरी खाइयाँ, अगाध, जिसमें गहरे गिर जाओ तो, पर इसका पता कैसे चले कि ये खाई है या वास्तव में ये तो विशेषता है इस संस्कृति की, समस्या इसमें है। तो ये ही जो कुछ दिन पहले मैंने आपको ये कहा, श्री अरविंद ने कहा कि भारतीय धर्म को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है, जो चीज़ इसके एम्बिट में नहीं आती, इसका मतलब वो बिना पचा हुआ पदार्थ है, या वो कुछ चीज़ें जो बताई थी, पर अब ये कैसे पता चले? आप पुराणों में, साहित्य में, इन चीज़ों में प्रवेश करो। उस दृष्टिकोण से फिर बाद में ये देखो कि ये इसकी देह में बिना पचा हुआ पदार्थ है, तो ये आकलन करे कौन? इसके लिए तो दृष्टि चाहिए ना। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे रामायण में जो इनकी वाल्मीकि की है, या फिर बाद में महाभारत के अंदर, वो कह रहे हैं और लोगों का भी इसमें एक्रीशंस हैं। सिद्धहस्त जो वाल्मीकि का है, उसके बाद में कुछ लोगों ने और इसके अंदर चीज़ें आके जुड़ गई। वो इतने अच्छे सिद्ध हाथ नहीं है जितना कि व्यास का है। पर अब ये तो पता लगाओ, ये पता कैसे लगाएँ? भई समस्या कहाँ है, वो इस चीज़ से आप ये समझो कि गीता, कितने-कितने लोगों ने इसको टच किया है और आज भी कर रहे हैं। और खाली उसका सबसे मूलभूत या केंद्रीय बात किसको बता दी? कर्म को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस इसी को गीता का सार। कोई ये नहीं कह रहा कि ये 18वाँ अध्याय। कोई जाके कोई ये कह रहा है बस इसमें अक्षर ब्रह्म के अंदर चले जाओ, ये इसकी मूल बात है। तो लॉजिकली ही गीता इन चीज़ों का खंडन कर रही है जिसकी हमने बात करी। तो आप ये समझिए कि किन लोगों ने इसके अंदर फ़ॉल्टर किया है, या किन लोगों ने इसके अंदर जो है गड़बड़ी के अंदर चले गए हैं। कृष्ण प्रेम है, उन्होंने इसको एक सिंबल का रूप दे दिया। अर्जुन इस चीज़ को सिम्बोलाइज़ करता है, और कृष्ण है इसका सूचक है, रथ है, वो इसका सिंबल है। उन्होंने सारी चीज़ को सिम्बोलाइज़ कर दिया। तो श्री अरविंद ने कहा अरे भई, इनसे तो कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे। गीता इज़ रिटन इन प्लेन टर्म्स। गीता का एक दूसरा उद्देश्य है। अब इसमें आप लास्ट दलील ये दे सकते हो भी, आप प्रेजुडिस्ड हो। आपको श्री अरविंद की बात समझ में आती है इसलिए आप श्री अरविंद की कह रहे हो। भई ये दलील दी जा सकती है और ये बिल्कुल सही हो भी सकती है। पर ये दलील जो श्री अरविंद की है कि एक जना दूसरे का खंडन कर रहा है, ये तो फिर भी वैलिड है वैसी की वैसी। भई चलो श्री अरविंद को तो आप ये कहो कि आप उस, क्योंकि श्री अरविंद के आप अनुयायी हो, आप इसलिए इस बात करते हो। ये तो ठीक बात है।
पर फिर भी ये फैक्ट तो रह ही जाता है कि ऐसे-ऐसे लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे को अपना स्वमत का मंडन और दूसरे के मत का खंडन, ये तो सारों ने किया है। उसमें से कोई अद्वैतवाद निकाल के लेके आ रहा है, कोई दूसरा वाद निकाल के लेके आ रहा है। सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक ही टेक्स्ट के साथ अगर इस तरीके से डील कर रहे हैं, तो आप ये तो देख ही सकते हो कि मानव बुद्धि किसी भी चीज़ के साथ क्या डील करती है। श्री अरविंद की तो बात छोड़ दो चलो, तो भी ये फैक्ट तो सामने के सामने है। कोई कहता है यही गीता का केंद्रीय सत्य है, इस्कॉन कहता है बस ये कह दिया ना भगवान ने और उसको कोट कर रहे हैं। भागवत का इनकी कमेंट्री देखो भागवत के ऊपर, इस्कॉन की जो कमेंट्रीज़ हैं, खुद इस्कॉन के कितने-कितने लोग हैं अगर उनकी कमेंट्रीज़ देखो, वो एक-दूसरे का खंडन कर रही है। तो इसलिए जब आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ लेते हो और उसके कंपैरिज़न करो तो आपको चीज़ें निकल के आएँगी। तो इसलिए अगाध गर्त न रहे हों, मैं ये इसमें ये कह रहा हूँ, कि ये पता कैसे करें? अगर आपकी सामान्य बुद्धि से आप ये कहो कि हाँ, ये श्री अरविंद ने कह दिया, तो अब तो हम बिल्कुल जस्टिफाइड हैं कि अब ये रहा अगाध गर्त। अब किसी को सती नहीं जचती हो तो वो कह रहे ये अगाध गर्त इसी की बात कर रहे हैं। भई जिसके जो समझ में आएगा और हो सकते हैं, नहीं हो सकते, पर मैं कह रहा हूँ उसको समझने के लिए पहले तो आपको एक पर्सपेक्टिव चाहिए। उसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक एक तो है गीता के अंदर अद्वैत की बात करता है और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। टॉपमोस्ट मनुष्य जाति ने आज तक जो सबसे ऊँचे बुद्धियाँ पैदा करी हैं, वो हैं वो। अगर वो ये कर सकती हैं, तो फिर बाद में तो सोचने की आवश्यकता है कि हम अगाध गर्त की या कैसे हमारे पास स्टैंडर्ड्स क्या हैं, समस्या इसकी है। इसमें बड़े-बड़े छल-छिद्र हाँ, श्री अरविंद इसको इंडिकेट करते हैं, श्री अरविंद ऐसे ही नहीं छोड़ देते। जैसे जाति प्रथा, अनटचेबिलिटी, ये चीज़ें जो यहाँ हैं, क्या बेकार बातें हैं, इसने राष्ट्र की कमर तोड़ के रख दी। इसको तो चले जाना चाहिए। और ये भी कोई शुरू से ये नहीं कि ये बीच के काल के अंदर और ये क्यों आई, क्या आई? और इसको भी हमको एक सीमा से ज़्यादा खींच के अगर ले जाएँगे, वो नुकसान कर देगी। विवेकानंद जी कह रहे हैं, "अरे! राष्ट्र की आत्मा ने निवास ही उस समय जब आपके सारी चीज़ों को तोड़ा जा रहा था, आपकी कमर तोड़ी जा रही थी, राष्ट्रीय जो ऑनर है, उसने स्थान ही इन चीज़ों के अंदर लिया।" कितना गहरा इसका पर्सपेक्टिव है, आप ये देखो। तो विवेकानंद जी कह रहे हैं, वो बात तो अनफाउंड है? और एक कोई कोई एक सामान्य सा व्यक्ति कह रहा है, उसकी बात जायज़ है। बताओ कितनी मूर्खता की बात है। आप किससे अपनी लाइट ग्रहण करोगे? देख लो। तो आपको इसके ऊपर अगर कुछ कुछ कहना भी है या इसको देखना है तो श्री अरविंद की लाइट में देख सकते हो या जो एक्चुअल में थोड़ा बहुत प्रकाश है, उसकी लाइट में देखो ना आप। इसमें बड़े-बड़े छल-छिद्र और अनेक अंधकलियाँ रही हैं, बहुत से अपरिष्कृत। तो कहीं भी श्री अरविंद ये इसको एक्नॉलेज करने से नहीं, यहाँ हैं भई, पर वो कौन-सी वाली हैं? अगर श्री अरविंद बता भी देंगे तो हमको तो सेंस ही नहीं आएगा। आप तो कहोगे यार मेरा जीवन तो आधारित ही उन पे है जिनको ये अंध गलियाँ बता रहे हैं। जिनको श्री अरविंद अंध गलियाँ बता रहे हैं, आप तो कह रहे हैं मेरे तो मोटिव्स ही जीवन में वो हैं। बहुत से अपरिष्कृत और कुपरिष्कृत क्षेत्र भी रहे हैं। पर कौन-सी सभ्यता अपने अपूरित एवं प्रतिकूलात्मक पहलुओं से खाली रही है? प्रतिकूल मतलब नेगेटिव, उल्टी। कौन-सी सभ्यता है जिसमें ये चीज़ें नहीं रही? और उसका कारण भी है। आप आज का परफेक्शन है वो कल का परफेक्शन नहीं रहेगा। इसलिए वो अगर कल के परफेक्शन को आपने परफेक्ट मान लिया और आज भी उसी को आप ढो रहे हो कि क्योंकि कल परफेक्ट था। माँ ने कल आपको दर्शन दे दिए थे, उसने एक चीज़ कही, पर उसको आप अनफ़ोल्ड करोगे, उसको एग्ज़ीक्यूट करोगे तो नई-नई चीज़ें आएँगी। कोई भी चीज़ उस स्थिति के अंदर है ही नहीं। न तो प्लैनेटरी पोज़ीशंस उसमें कभी भी दोबारा उस स्थिति में आते ही नहीं। कोई भी चीज़ें मतलब 2 क्षण भी उसी तरीके के नहीं होते। तो आज का परफेक्शन है वो कल का परफेक्शन या 2 मिनट बाद का परफेक्शन भी नहीं हो सकता। आप अगर उसको पकड़े रखोगे, तो प्रतिकूल तो हो ही जाएगी। आज आपका भोजन जो पुष्टिकारक है, कल वो विष्ठा बन जाएगा, आज आपके लिए कल वो भोजन नहीं रहेगा। उसने अपना काम कर दिया, अब उसको तो त्यागने की चीज़ हो गई वो, कितना भी बढ़िया रहा हो। आपने बहुत अच्छा पुष्टिकारक आपने शिलाजीत का ही लिया हो, उसका सेवन किया हो। अरे तो आज था, सेवन कर लिया, उसने काम कर दिया अपना, हो गया। ये पर्सपेक्टिव्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हो तो हम तो पुराने जो वो
फेंक चुके वो सारे रूप, उनको लाके उन ढांचों को कोशिश करते हैं। अरे उसको तो दीमक खा चुकी, उन ढांचों की कहाँ बात कर रहे हो? ये और फिर उसको साइंटिफिक बता रहे हैं। इसीलिए उनकी आजकल सुनता नहीं है, कौन सुनता है उनकी? कोई नहीं सुनता। किंतु हमारी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन युग या फिर मध्य युग की सभ्यताओं के साथ अत्यंत कठोर तुलना में भी डटी रह सकती है। कठोर तुलना मतलब श्री अरविंद ने अब साहित्य की बात करी तो इसमें देखो कितने-कितने तरीके से तुलना करी है। हमको तो यही नहीं पता कि किन स्टैंडर्ड्स पे तुलना करनी चाहिए। किन्हीं संस्कृतियों की किस आधार पे, तो मैंने बताया था कल परसों कि 3 आधार हैं इसके तुलना के संस्कृतियों के। सबसे पहले तो उसका हाईएस्ट कंसेप्शन क्या, एसेंशियल स्पिरिट क्या है किसी संस्कृति की। दूसरा, उसने उस कंसेप्शन पे उसके जो निर्माण हैं, क्रिएशंस क्या हैं उसके टॉप मोस्ट। और तीसरे, उसकी एडैप्टेबिलिटी कि वो कितनी देर तक टिकी रही उन चीज़ों के ऊपर। कंसेप्शन तो दिव्य जीवन का है, टिका मैं रह नहीं सकता। कोई भी मेरे सामने कोई चीज़ आ जाती है, वही तो मेरे को लेके हाइजैक करके चली जाती है। तो ये क्या आदर्श हुआ? यूनानी सभ्यता से कहीं अधिक उच्चाकांक्षी, एम्बिशियस, सूक्ष्म, बहुमुखी, अनुसंधान प्रिय, अनुसंधान करने के श्री अरविंद ने कहा कि कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं आया जिसने अपनी जो पद्धतियाँ हैं, उसका अनुसंधान इतना गहराई से किया हो। उस वो कह रहे हैं इसका मतलब कुछ तो उसका अर्थ होगा। और गहन, रोमन सभ्यता की अपेक्षा कहीं अधिक उत्कृष्ट और सहृदय। रोमन्स के अंदर सहृदय का मतलब ये है कि जिनको ये जीतते भी थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। जिन राज्यों को इन्होंने जीत लिया, तो भी बराबर के अधिकार हैं। उनको उनके ऊपर प्रताड़ना नहीं कि उनको साहब ये परेशान करना। जिसको जीता हो सकता है राजा नेक्स्ट वहीं से आ जाए। तो इसलिए किसी को तकलीफ ही नहीं थी। इनफैक्ट खुश होते थे कि चलो यार वहाँ पहले परेशान थे, अब इस राज्य के अंदर आ गए यहाँ। आप जाते ही हो यहाँ छोड़-छोड़ के भारत जाने के लिए कितने तैयार बैठे हैं। आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वहाँ अरे कह रहे कैसे भी रखेंगे, नागरिकता देंगे थोड़े समय बाद दे देंगे, यहाँ से तो पिंड छूटेगा कम से कम। तो सहृदय, पुरानी मिस्र की सभ्यता से कहीं अधिक उदार और आध्यात्मिक, अन्य किसी भी एशियाई सभ्यता से कहीं अधिक विस्तृत और मौलिक, 18वीं सदी से पहले के यूरोप की सभ्यता से कहीं अधिक बौद्धिक। और जब ये श्री अरविंद जब ये तुलना कर रहे हैं, कोई ये यूँ ही नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट या कोई कोई हवा के अंदर तुलना, श्री अरविंद ने सारे लेख लिखे हैं, बारीकी से सारी सभ्यताओं, संस्कृतियों की बातें करी है। अब ये है कि उनको हम जाके जिन चीज़ों पे श्री अरविंद ने ये निर्माण किया है, उसके एक-एक तार को हम अपने स्तर पे जाके समझें। श्री अरविंद ने तो किया है। ये डिटेल्स श्री अरविंद ने अलग-अलग स्थानों पे दी हैं। ये हमको चाहिए कि हम वहाँ जाएँ, ये हमारे लिए करने का काम है। और इस दृष्टिकोण से इन चीज़ों को लाके, भई ये पुस्तक जो हमने करी, ये तो सनातन धर्म का ढाँचा क्या है? यही चीज़ वेद के संबंध में करी जानी है, यही पुराण के संबंध में। श्री अरविंद ने जहाँ-जहाँ लेखनी लिखी है या हमारे आज के मुद्दे सारों को लाके श्री अरविंद से जोड़ने की आवश्यकता है। पर्सपेक्टिव श्री अरविंद ने दिया है, पर हाँ, प्रैक्टिस के अंदर कैसे उनमें भीतर प्रवेश करें। जहाँ श्री अरविंद ने डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में नहीं कहा है और वो कोई भौतिक क्षेत्र में गहरा है। भौतिक में भी यदि सभ्यता की भी बात करो तो पहले आपको पता ही नहीं हो, भाषा विज्ञान की बात करें, पता ही नहीं हो, कैसे प्रवेश करें। इन सब सभ्यताओं में जो कुछ था, उस सब की तथा उससे भी अधिक की स्वामिनी, ये भारतीय सभ्यता सभी अतीत मतलब पिछली मानव संस्कृतियों में सर्वाधिक शक्तिशालिनी, आत्मस्थित, प्रेरणादायी और व्यापक प्रभावशालिनी रही है। ये कोरे शब्द नहीं है, ये फैक्ट्स के ऊपर हैं। अगर ये रही तो किस आधार पे रही और इसका किस तरीके से इसके लिए आर्य शिक्षा पद्धति, मतलब इस संस्कृति की रीढ़ की हड्डी क्या, इसकी शिक्षा पद्धति और उसका आधार क्या, ब्रह्मचर्य का अभ्यास। अगर ये हम नहीं करते, तो ये न तो हम कोई भारतीय संस्कृति की बात कर रहे और श्री अरविंद और माँ जो नया एक उद्देश्य हमारे सामने लेके आए हैं या एक जो चीज़ खोली है, हम उसके लिए तैयार ही नहीं है अगर हम इंडल्ज कर रहे हैं तो। हम जीवन में इंडल्ज किसी भी रूप में कर रहे हैं, अगर थोड़ा-सा भी कर रहे हैं, वो पर्याप्त है असफलता के लिए।
और बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एक कोई भी कि बस इतनी सी, वो बस बहुत है, वो काफ़ी है नेगेटिव चीज़ों को स्थान बनाने के लिए। अब ये कमेंट्री शुरू करें उससे पहले आपके किसी के कोई प्रश्न है क्या विवेक? नहीं भैया, वैसे तो नहीं है कुछ। जो है तो आप तो बता रहे हैं वो समझ में आ रही है, बाकी चीज़ें तो पढ़ने और सोचने से ही आएगी। हुँ, आपका कोई है इसमें कुछ? हाँ, पर ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए आपके डायरेक्ट फैक्ट्स होने चाहिए आपके, ऐसे नहीं कि ये खाली कोई सिद्धांत की बात अपन ने करी है। आपको उस चीज़ से रूबरू होना चाहिए। अभी इस संस्कृति में ये था और ये भारत की संस्कृति में ये था। ये तो श्री अरविंद ने कह दिया और इससे हमको कोई अब इससे क्या है कि क्योंकि डिटेल्स का आपको पता नहीं इसलिए वर्तमान जीवन आपका चेंज नहीं हो सकता। जब आप डायरेक्टली ये देख लोगे कि इसने पेंटिंग में ये किया, साहित्य में ये किया, जब डिटेल्स में आप चले जाओगे, ये जीवन रह ही नहीं पाएगा। चेंज हो जाएगा इन डिटेल्स से। तो अभी जो ये लोग बात करते हैं जनरली इसीलिए माँ श्री अरविंद की पद्धति हम प्रैक्टिस में क्यों नहीं पाते क्योंकि लोग डिटेल में अप्रोच ही नहीं कर रहे इसको, जा नहीं रहे। और अगर जा रहे हैं, तो कुछ लोग इसका प्रयास कर रहे हैं पर वो दूसरे तरीके से क्योंकि साधना का अगर उनके परिप्रेक्ष्य नहीं है, तो इसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। मैं अवगत हूँ कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं उनसे, भारतीय संस्कृति को आधार बना के वो कर रहे हैं। श्री अरविंद और माँ से जुड़े लोग हैं। वो समय-समय पे उनकी जो चर्चाएँ हैं और है उसकी मेरे को भेजते रहते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर व्याख्यान भी करते हैं, अपन उससे संपर्क में हैं। पर क्योंकि इसके डिटेल में इसके लिए पहले तो आपको सारा अध्ययन चाहिए। फैक्ट्स तो आप दे सकते हो, वो तो बहुत लोग हैं जो ये फैक्ट्स दे रहे हैं। बहुत-बहुत लोग हैं और उसमें इंडियंस से ज़्यादा आपके वेस्टर्नर्स हैं। स्टीफन नैप है, वो वैदिक ओरिजिन ट्रेस कर रहा है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में वैदिक ओरिजिन ट्रेस कर रहा है। साइट्स के ऊपर गया है वो। ऐसा नहीं कि कमरे के अंदर बैठ के। पूरे विश्व का भ्रमण किया। उसने सारी जो जितनी भी साइट्स हैं वो गया है और उसके सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं, सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, सारों को देखा है, डिटेल के अंदर गया है वो। फिर बाद में कई लोग हैं आपके ये, फिर डेविड फ्रॉली है, ये ये वेद की बात करता है और बहुत-बहुत लोग हैं, जो इसको सामने लेके आ रहे हैं। पर यदि आपका साधना में जो आपकी एसेंशियल भाव वो नहीं है, तो वो सर्टेन चीज़ें ला पाएँगे जो एक्चुअल भारतीय संस्कृति का भाव क्यों महान रहा, वो फैक्ट्स तक तो ले आएँगे, प्रचुरता तक या जो अब कि ये इनके पास इतनी इतनी तो पशुधन था, साहित्य में ये ऐसे थे, वो डिटेल्स तो दे देंगे। कि जैसे कोई व्यक्ति आएगा, आपको कह देगा लाइब्रेरी में किताबें इतनी थी, क्लीनलीनेस इतनी थी, उसकी फ़ोटोज़ दे देगा और दे देगा। पर एक्चुअल में वहाँ का भाव क्या है, अगर वो आपके नहीं हो, तो डीपर चीज़ तो चूक गए। आपका तो संपर्क डीपर भाव से हुआ ही नहीं, उस जगह की इंटेंसिटी क्या है, वो तो आपको सेंस ही नहीं आएगा। आप तो आउटर डिटेल्स की बात कर सकते हो एट द मोस्ट। वो भी आप अगर सिम्पैथेटिक हो तो। अगर आप उस स्थान के प्रति सिम्पैथेटिक नहीं हो, तो डिटेल्स भी आपकी जो है, वो बड़ी अलग तरीके की आएँगी किसी भी स्थान के लिए। वो तो आप देख ही सकते हो। भारतीय संस्कृति के जिस प्रकार के वैभवशाली और उत्कृष्ट आत्म भाव का श्री अरविंद ने यहाँ चित्रण किया है, यदि हम उसके मर्म में प्रवेश करने का और यह जानने का प्रयास करें कि आखिर जन सामान्य में भी सर्वोत्कृष्ट को प्राप्त करने का ऐसा भाव संचारित करने में ये संस्कृति भारी रूप से किस प्रकार सफल हुई। क्योंकि ये तो है नहीं कि जितने भी पब्लिक के काम है वो ऋषि बैठे थे। वही छेनी थोड़ी लेके सारे काम कर रहे थे। जनता तो अपने ही उद्देश्यों में लगी हुई थी, ऐसा नहीं है। या जनता सारी की सारी ऋषि हो गई हो, ये बात भी नहीं है। अब एक-एक टेम्पल देखो आप, मीनाक्षी टेम्पल देखो या फिर बाद में आप जाके जो ये 7 परकोटे हैं, इतने विशाल परकोटे हैं वहाँ साउथ में जाके देखो कैसे। या मंदिर एक-एक आपके ये दुर्ग हैं, उनका निर्माण ऐसा कि एक जगह ताली बनाओगे बजाओगे तो राजा को वहाँ पे अपने कक्ष में बैठ के उसको सुनेगी और कहीं नहीं सुनेगी। अब ये निर्माण कैसे हो सकता है भाई? आप कह रहे हो साइंटिफिक नहीं। आपके ये ऑब्जर्वेटरीज़ तैयार कर दी उन्होंने। जंतर-मंतर तैयार कर दिए, जयपुर के अंदर है, दिल्ली में है, उज्जैन के अंदर है। पागल हैं क्या ये? जो
जो आपके भौतिक विज्ञान है, उसकी चीजों का निर्माण इन्होंने जिस तरीके से किया, बाकी तो लूट-पाट करके ले गए यहाँ से। आपकी जो बेस्ट चीजें हैं, मूर्तियाँ हैं, वो भारत में नहीं मिलती, वो लंदन म्यूज़ियम में मिलती है। बताओ? तो फिर तुम आ क्यों रहे थे? ऐसे ये बदतमीज़ लोग थे या जो अनकल्चर्ड लोग थे, इनकी मूर्तियाँ लूटने आ रहे थे तुम। बताओ, कितनी विचित्र बात है। और इससे ज़्यादा विचित्रता इस बात के ऊपर है कि आज हमको वो जो हमारे आका जिनको हमने मान रखा है, वो जो टुकड़े फेंकते हैं, वो टुकड़े खा के हमको लगता है हमको पोषण प्रदान कर रहे हैं। और हमारी संस्कृति की या बात करो ये दूसरे की, तो आपको लगता है नहीं, प्रश्न आप जो ये बातें इस पे करते हो, मैं जो आपको कहता हूँ, आपको उसमें रिज़र्वेशंस हो सकते हैं, जो आका टुकड़े फेंकते उस पे नहीं होते, और वो आपके आका आपकी चीज़ों को उठा के लेके जा रहे थे। कितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं इन्होंने ट्रेन चलाई यहाँ भारत के अंदर। अरे आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चलाई थी या लूट के ले जाने के सामान के लिए चलाई थी? ये कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा कि यहाँ उनको सुविधा हो जाएगी इसलिए चलाई थी, बिल्कुल नहीं। यहाँ इन्होंने जो ये बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ शुरू करी, पहले आईएएस नहीं, ये आईसीएस वगैरह जो इस तरीके की थी, श्री अरविंद ने उसी की परीक्षा पास करी थी। वो इसलिए चलाई कि इनका खून इन्हीं के तरीके के लोग होंगे, वो अच्छे से चूसेंगे, अपना नाम नहीं आएगा। इन्होंने इसलिए ये बीच की एक खेप तैयार करी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनको दे दो। एक्चुअल तो आका हम होंगे, पर इनका हिंदुस्तानियों का खूब बढ़िया से खून चूस लेंगे। रंग होगा उनका हिंदुस्तानी, पर चूसेंगे बढ़िया तरीके से। तो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री भी वही थे। वो तो साफ-साफ कह रहे थे, मैं तो गलती से इस देश में हो गया। वो तो बहुत अंदर से ये महसूस करते थे, यार मैं गलत हो गया यहाँ। मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो स्पिरिट से एक एक बाहर का व्यक्ति हूँ। तो अब इससे आप कोशिश करो कि इसमें रूप अच्छे पैदा हो जाएँगे आपके इस संस्कृति में। पहले तो कोई-कोई, आज तो सारे ही उसी भाव से भावित हैं, और फिर आप कह रहे हो देखो हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। अरे तुम आओ तो सही पहले यहाँ। इसीलिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज लगती है, पर ये सबसे मुश्किल चीज़ है। श्री अरविंद की सारी चीज़ों में सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है ये, भारतीय संस्कृति। क्योंकि प्रैक्टिस में हम कहीं देखते नहीं इसका एप्लीकेशन। आर्य शिक्षा पद्धति की बात कहते हैं, हम इसको प्रैक्टिस में देखते नहीं। लाइफ डिवाइन की भाषा एब्स्ट्रैक्ट है, पर वो आपको, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है, विचारों में खो के आप रह जाओगे, हाँ, हाँ, हम समझ गए। पर ये तो प्रैक्टिस की बात है। तो इससे एक रहस्य तो अवश्य ही उजागर होता है कि जिसे प्रायः ही अनदेखा कर दिया जाता है, या उससे कहीं अधिक वस्तुओं के विषय में किसी गहरी समझ के अभाव में कदाचित ही इस दृष्टिकोण से देखा जाता है। यही ज़्यादा बड़ी समस्या है। जब तक साधना का भाव नहीं है, आप चीज़ों को देख सकते ही नहीं। आपकी फूटी पड़ी है, सीधी बात ये है। क्या जानोगे आप? कि चिंतन, जीवन और कर्म की प्रत्येक धारा में सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने का राष्ट्रव्यापी रूप से एक सर्वसामान्य उदात्त भाव केवल तभी संभव हो सकता है, जब इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग अपनी सत्ता के सतही भागों में निवास न करके अपने हृदय की गहराइयों में निवास करते हों। ये एक ऐसी लाइन है जो पराकाष्ठा है सारी चीज़ों की। ये इस जीवन में बड़ी मुश्किल से ही समझ में आ सकती है। कोशिश करो अगर ये समझ में आ जाए तो। ये तभी हो सकती है जब इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग सत्ता के सतह पे निवास नहीं करते, जबकि आपकी डीपेस्ट जो आपकी गहराइयाँ हैं सत्ता की, उनमें निवास करते हैं। तो श्री अरविंद आश्रम का निर्माण पांडिचेरी में कोई रिसोर्सेज़ के कारण, व्यक्तियों के कारण, उनके कारण नहीं हुआ, माँ की चेतना से निर्माण हुआ। वो तो डायरेक्टली देख ही सकते हो, कोई को वहाँ रिसोर्स ही नहीं थे माँ के पास कि उनके इतने पैसे हैं माँ के पास। ये तो रिकॉर्डेड है। श्री अरविंद ने पत्नी को पास नहीं बुलाया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तू वहीं रह। ये तो दोनों की स्थितियाँ थी। ये तो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं भई। और फिर भी निर्माण ऐसा कि अकल्पनीय है। माँ कह रही है कि लोग कह रहे हैं कि इतनी एम्बिशियस तो लेडी ही नहीं हुई कोई। किस आधार पे निर्माण कर रही थी माँ? उन्होंने कभी कोई आध्यात्मिक जो सो कॉल्ड आपके प्रचलन में है, संतोष, ये, वो, इन चीज़ों का कभी दुरुपयोग ही नहीं किया उन्होंने इन बातों का। इनफैक्ट डाँट के इनको कहा, नवजात जी को, जो ये ज़्यादा प्रारब्ध की बात करते हैं, पिछले कर्मों की बात करते हैं, आपके ये, तो कहा कि माय चाइल्ड, यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी। आई टेल यू थिंग्स कैन बी चेंज्ड। आई टेल यू
थिंग्स कैन बी अदरवाइज। ये तो रिकॉर्डेड है इनकी, नवजात जी की। जब दुर्गा स्वयं या दुर्गा से ऊपर जगदम्बा स्वयं आपको ये कह रही है, आप बार-बार दुरुपयोग करते हो इस बात का कि मेरे पीछे के संस्कार ये रहे, ये रहे। अरे माँ आ गई यहाँ आपके पास बैठी, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? खाली बदमाशी है, जिसको नहीं करना वो इनका दुरुपयोग करता है। अगर कोई ये कह दे कि साहब तेरे प्रारब्ध नहीं है, पड़े रहो प्रारब्ध। मेरे को माँ की ओर जाने से कोई रोक सकता है क्या? ये बताओ। प्रारब्ध बनते बिगड़ते रहेंगे। मैं मानता हूँ क्या उसको? नारद जी से जैसे उसने एक ने पूछा, तो कहा भैया तेरे तो बच्चों का संतान सुख नहीं है तेरे को। उसने कहा अब तो मैं आत्महत्या करूँगा, अब तो मैं मरूँगा भाई। कि मैं तो नारायण से पूछ के आया हूँ, मैं जाके आया हूँ। अब उधर से एक व्यक्ति, कोई माँगने वाला साधु, 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटे। यार ये जोरदार आवाज़ लगा रहा है, ये तो बड़ी विचित्र आवाज़ लगा रहा है। ये क्या बात हुई कि भगवान के विधान में नहीं है। तो उसने कहा भी ठीक है, उन्होंने उसको रोटी दे दी, जितनी भी संख्या दे दी, 1 या 2 उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो नारद जी दोबारा आए, उसके घर के अंदर तो बच्चे खेल रहे। कभी ये तो था नहीं। मैं तो ऊपर जाके सारी चीज़ तहकीकात करके आया था, भगवान की किताब के अंदर तो ये लिखा नहीं था इसके बच्चे। जो आप प्रारब्ध की और इनकी बातें करते हो, ये एकदम बदमाशी है ये, एक तरीके से दकियानूसी बातें हैं ये। जो आदमी तामसिक है या जो नहीं करना चाहता वो दलीलें देता है ये। हमको तो नहीं समझ में आती। अरे माँ श्री अरविंद आ गए, उनसे आपका संपर्क हो गया, और कोई क्या रह जाता है फिर बाद में? तो अगर रह भी गया तो उनके चरणों में समर्पित करते हो तो आपके सब टोटल चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया, सारी नियति चेंज हो गई। भाई पहले आप एक सर्टेन ग्राउंड के ऊपर चल रहे थे, उसका एक अपना तरीका था कि आप ऐसे जाओगे तो यहाँ ये पड़ाव आएँगे, आगे आग जल रही है उसमें जल जाओगे, आगे गड्ढा उसमें गिर जाओगे, ठीक बात है। अगर इसी चीज़ को ट्रेस करते रहोगे तो ये तो होगा। अरे पर ये किसने रोक लिया कि ऊपर से भगवान का गरुड़ आके आपको उठा के नहीं लेके चला जाएगा? ये डायमेंशन थोड़ी रोक लिया आपका किसी ने। माँ को पुकारोगे वो तो कहीं भी लेके चली जाएँगी आपको, अपनी गोद में उठा लेंगी। अब ये तो इनस्क्रूटेबल चीज़ है, स्क्रूटनाइज़ तो कर ही नहीं सकते इसको आप, कि इससे ये होगा, जीवन में ये होगा, तो हर क्षण करने का क्या है, माँ को पुकार लो और अपने आप को दे दो उनके हाथ में, बस। इससे व्यवस्था कैसे होगी, इससे ये कैसे होगी? ऐज़ इफ आपके सोच-विचार से व्यवस्था चल रही है। तब नारद जी बड़े ऑफेंडेड कि यार मैंने मेरे को तो इन्होंने कहा नहीं है, और इसके क्या जी मैं क्या करूँ तो? उसने कह दिया अकोमोडेट करती है प्रकृति, मेरे विधान चलते हैं क्या उसके ऊपर? उसने जब पूर्ण रूप से मेरे को दे दिया, वो जो कहता मेरा ही शब्द है, अब अकोमोडेट करते रहो। इसलिए भगवान शंकर ट्रांसेंडेंट है, जिसको कह दिया वो सारे विधान को वो अकोमोडेट दूसरे ही करते रहो। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु, हो गया काम, बस। और जिन्होंने अपने प्रभाव के द्वारा सामान्य जनमानस को भी अपने हृदय की गहराइयों में निवास करने के लिए तैयार कर दिया हो। मानव सत्ता के में हृदय ही वह भाग है। और हृदय मतलब ये जो कामना का केंद्र की बात नहीं कर रहे हम, ये हम ट्रेस करके आए हैं सिंथेसिस में। सबसे पहला तो यही था ना, हार्ट और आपका जो साइकिक, इसके बीच में कंपेयर करके आए थे अपन। तो भी हृदय जो भी आपका, जो भावना का स्थान आपका हो, कामनाओं का नहीं। हृदय ही वह भाग है जो किसी भी महत् कर्म को करने की ऊर्जा और उसमें प्रगाढ़ता प्रदान करता है, क्योंकि यही भाग व्यक्ति को अपने आप को भुलाकर अपने आदर्श, अपने इष्ट या अपने प्रेमी के प्रति पूर्ण आत्मोत्सर्ग की, सहर्ष आत्मत्याग की और अपने आप को न्यौछावर कर देने की शक्ति प्रदान करता है। यूं तो माँ बहुत बेचारी कमजोर है, उसको डर लगता है, सारी चीजें हैं। जहां बेटे की बात आ जाएगी, उसको सोच के नहीं कि पहली गोली मैं खाऊंगी या उसके ऊपर बिस जाएगी, आग पहले मेरे को जलाएगी। उसको सोच के नहीं करती ये काम। उसको ये पता भी नहीं रहता कि मैंने बहादुरी दिखाई है। सामने से शेर आ रहा था तो पहले माँ लड़ गई उससे, बहादुर थोड़ी थी वो। ये हार्ट आता है, वो आपको ओवरटेक कर लेता है। आपको पता ही नहीं लगता, ये क्या करवा सकता है। सामान्य जनमानस जब इसके ऊपर हो तब निर्माण हो सकता है। अभी इसी की प्रॉब्लम चल रही है, कन्विक्शन नहीं है, माँ को हृदय नहीं दिया हमने। हृदय देंगे तो जो निर्माण होगा वो अपने आप हो जाएगा। यही शक्ति सभी महान उपलब्धियों का सच्चा रहस्य है।
अब अगर ये नहीं खोलें, ये कमेंट्री नहीं आए, इस टेक्स्ट का क्या मतलब रहा ये देखो आप, क्योंकि यही मनुष्य के उसके क्षुद्र और सीमित व्यक्तित्व को अतिक्रम करने में सहायक होती है। नहीं तो आप वो ही छोटे से व्यक्ति रहते हो। इसलिए तामसिकता से अलग करने के लिए आपको क्या करते हैं कि भैया इसकी शादी करो पहले तो कम से कम ये जो घोर तामसिकता है ना इसकी, इससे थोड़ा बाहर निकलेगा। फिर बाद में इसको कहो यार खाली अपने परिवार के अंदर ही, पर उसके अंदर भी धीरे-धीरे वो खाली मैं ही नहीं खा जाऊँ। अब ऐसा है कि भई खाने वाले हाथ बढ़ गए हैं, दूसरे समाज भी आपको ये कह देगा। अगर घोर तामसिक भी आप हो, तो भी दूसरा कह देगा भैया अब पहले वाली बात नहीं चलेगी। मतलब शादी के से पहले ही आपको अब कह देंगे ब तो आपके घरवाले ही कह देंगे देख, अब वो वाली बातें नहीं चलेगी। अब ऐसे नहीं चलेगी कि ये और आप भी समझना शुरू कर देते हो। आप वैसे ही कि भैया अब मेरे भी परिवार हो गया, अब मेरे भी रिलेशंस हो गए, अब मैं पहले तो हो गई वो ठीक है। अब कोई आध्यात्मिक नहीं नहीं हो गई है और नहीं कोई वैचारिक व्यक्ति हो गए। ये तो सबके साथ ही है, तुरंत आ जाता है ये फ़र्क। और फिर बाद में बच्चे हो गए, तो अब आप कि मेरा हिस्सा भी छोड़ दो यार, ठीक है मेरे को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। और ये भी नहीं है कि सारी आइसक्रीम बच्चा खा गया तो आपके मन में ये नहीं आती यार थोड़ी-सी तो मेरे को देता, तू 1 चम्मच तो खिलाता। ऐसा थोड़ी है कि आप कोई कामनाओं से ऊपर चले गए इनसे। ये सारी चीज़ें फिर धीरे-धीरे आप समाज में आते हो, चीज़ें में तामसिकता से तामसिकता का भी थोड़ा दायरा ढीला पड़ता है। राजसिक फिर बाद धीरे-धीरे एक्चुअल जो राजसिकता की हायर रेंजेज़ है, माइंड पे तो शायद ही कोई आता है, माइंड पे तो बहुत कम आते ही नहीं। ये कमेंट्री कल हम पढ़ना चाहेंगे अब इससे आगे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप ये बातें हैं, इसको आप थोड़ा-सा इस पे ध्यान देना और इसका मंथन करना। दीपक जी कोई बात है इसके अंदर? बात तो नहीं है, बल्कि टास्क है कि हम लोग को उस महानता तक पहुंचने के लिए बोला गया। हृदय की गहराइयों में निवास करने की बात बोली जा रही है। हुँ, हृदय की गहराइयों में हम लोग कैसे पहुंचे, है इम्पोर्टेंट बात है। हुँ। बाकी अगर ये कमेंट्री या इस तरीके से नहीं हो और ये साधना के बिना आ नहीं सकती, इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, सबसे मुश्किल वर्क है ये यूँ तो श्री अरविंद का, सबसे सरस भी है। बहुत मुश्किल है क्योंकि साधना का दृष्टिकोण हो नहीं, ये बातें सीधी-सीधी लगती हैं, इसने साहित्य में ये किया क्योंकि जीवन से तो हमको दिक्कत है नहीं ना। ये तो कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वर्णन कर रहे हैं तो हमको दिक्कत नहीं होती इसमें। और ऐसा लगता है कि हमको क्या दिक्कत है, अभी एक संस्कृति का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा लगा हाँ, दूर है तो आदमी को कोई कोई चीज़ इसमें क्वेश्चन में आती नहीं, इसलिए कहता है हाँ, हाँ, सीधी-सीधी ईज़ी गोइंग है ये, अरे ईज़ी गोइंग नहीं है, ये ईज़ी गोइंग नहीं है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास ये तो जीवन को कसौटी पे उतार लाएगा, सामान्य चीज़ है ये। विवेक कोई बात? नहीं भैया। भई मैं कोई कारण से ही तो कह रहा होगा ना ये सबसे मुश्किल चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये समझ आती ही नहीं। आपकी सत्ता में भई यूँ तो श्री अरविंद की हर चीज़ ही ऐसी है कि बिना गहराई में जाए तो आ ही नहीं सकती। पर मैं बार-बार अगर ये कह रहा हूँ तो आप इसको समझने का प्रयास करो मैं क्यों कह रहा हूँ ये। जबकि ये फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर अब तो नाम इसका चेंज कर दिया रेनेसाँ इन इंडिया। ये तब से हम जब स्टूडेंट्स थे, तब से इसके ऊपर लिखते थे। मतलब जब बच्चे हम पढ़ रहे थे, तब इसके बारे में सोचना, समझना, हाल समझ में कुछ नहीं आया था एज़ सच। फिर तो कितने साल से तो इसका अनुवाद है और है, वो कितने-कितने अलग से पढ़ लिया। अब जाके धीरे-धीरे कोई-कोई टाइम कड़ियाँ यूँ जुड़ जाती है, तब मेरे को ये लगता है दूसरा कहता है हम समझ गए। तो मैं जानता हूँ कि भई ये अभी जिसको वो समझ कह रहा है उसको तो ये आइडिया ही नहीं है कि इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। शब्या जी कोई बात कहना चाहेंगे आप? इस दृष्टिकोण से आप हम लोग को बता रहे हैं। हम लोग तो उसके बारे में कभी सोचे ही नहीं। तो अब लगता है कि पढ़ के इसके अंदर प्रवेश करें। हुँ। सच में ही मुश्किल है। इस दृष्टिकोण से मुश्किल मुश्किल है, से, अगर वर्णन की बात करो लेकिन तो क्या दिक्कत है? यही है कि ये सोच के नहीं पढ़े, नहीं जाने, तो भी मूर्खता है। मैं इसलिए जाने ये तक कह रहा तो हूँ कुछ करें। मैं ये कह रहा हूँ शब्या जी,
कि लोगों को इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनको लगता है एक वर्णन है, अच्छा सुंदर वर्णन है संस्कृति के बारे में। तो इसलिए उनको दिक्कत नहीं होती कि ये एक वर्णन है, एक वृत्तांत है, जैसे यात्रा वृत्तांत कि मैं वहां गया, एक ट्रैवलॉग जैसे सुनाते हैं या कोई सपना सुना रहे हैं या कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी नहीं है, समस्या यहाँ है। तो इसलिए लोग कहते हैं हाँ हाँ वो तो हमने पढ़ लिया, इसमें मुश्किल तो है, लाइफ डिवाइन इसमें मुश्किल तो है, ये अब जो इसका उर्दू। तो प्रत्यक्ष है कि ट्रेवल्स का से जो अनुभूति होती है वो ऐसे नहीं पढ़ के नहीं होती। ये तो हमारा जीवन में भी प्रैक्टिकल है। हम लोग ही जिस चीज को पढ़ते थे कि इस तरह का टोपोग्राफी ग्लेशियल क्षेत्र में होता है, हम लोग को कभी अनुभव नहीं था। लेकिन जब अमेरिका जाके उस चीज को जो किताब में पढ़े थे और सामने देखे, तब अनुभव हुआ कि अरे ये तो है। तब यूरोप रसिया गए तो हम वहां उससे तुलना करने लगे। तो जो लोग ट्रैवल किया है वही समझ सकता है कि डिफरेंस, और उस पे ट्रैवल करने वाले का बैकग्राउंड क्या है। हम बिल्कुल लोग घूमते हैं बिल्कुल। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से हाँ देखते हैं, लेकिन हाँ दर्शन वाले तो दर्शन का दूसरे एकदम, दृष्टिकोण से ये देखते। सच्ची बात है, लिटरेचर वाले ये या ये सच्ची जो बात है आपकी, ये सब शब्या जी सबको बिल्कुल अलग सही बात देखते। है। हम ही नहीं लोग पांडिचेरी जाते हैं तो एक भाभी है जो बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। वो एक पेंसिल और छोटा सा कॉपी लेके चलती थी। वो रास्ता में जो देखती थी उसका स्केच करते जाती थी, लाते थे। इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती थी। और तब हम लोग को दिखाती थी, हमने यहाँ जीवंत हो जाता है भाभी, एकदम उसी तरह का लग रहा है। लेकिन उस सेंस हम लोग के अंदर नहीं था। हम लोग तो साथ में घूमे, लेकिन उस दृष्टिकोण से नहीं। हम देखते थे यहाँ का पहाड़ कैसा है, यहाँ का जीव जंतु कैसा है, यहाँ का पेड़ पौधे और हम लोग तरफ में क्या डिफरेंस है, पहाड़ का बनावट में क्या अंतर है, वहाँ का पानी में क्या अंतर है। हम लोग इस तरह से देखते थे और वो बेटी की तरह से देखते। ये तो हम देख लिए हैं कि हमारा बैकग्राउंड जैसा है, हमारा सोच भी उसी तरह जाता है। सोच नहीं, सारी सृष्टि वैसी है, जैसी आपकी भी चेतना है वो तो वैसी सृष्टि जैसा है। दृष्टि वैसा दृष्टि कहा ही जाता है, बिल्कुल। जैसा दृष्टि वैसा तो दृष्टि। इसलिए सामने सृष्टि है नहीं, जो श्री अरविंद और माँ ने निर्माण किया है वही सृष्टि है, बस सामने है ही नहीं और कोई सृष्टि। एक एक किला और एक एक मंदिर जो घूमे हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख के तो अचंभित होते ही कि इसको कैसे बनाया है, इसको बिल्कुल, कैसे। यही मैं कह रहा हूं। पर समय का ये तो फिर भी आकर शब्या जी, इसके अंदर ये चीजें तो फिर भी भौतिक हैं। पर अगर आपसे ये कहा जाए कि अब पुराणों में प्रवेश कीजिए, अब कैसे करो, या फिर इसके वेद के अंदर प्रवेश करो, या इसके साहित्य में रामचरितमानस के अंदर, महाभारत के अंदर, गीता के अंदर, अब गीता हम करके गए हैं, अब कैसे कर लो प्रवेश उसके अंदर, बिना साधना कर नहीं सकते इन चीजों में प्रवेश। नहीं, ये बहुत गहन साधना की मांग करती है, और ये ही चीज आनी चाहिए, शिक्षा में आनी चाहिए ये सारी चीजें, और वो गीता बिना का भी साधना नहीं हो लाइन, सकती। गीता का भी लाइन है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसी को मिल सकता हूँ जो सभी से बैरहीन विरक्त है। संस्कृत तो हमको नहीं याद है, लेकिन हिंदी में जो हम लोग पढ़ते थे श्री हरि गीता, उसमें वो तो हमको ये दोहा या उद्धार अपना आप का निज को न गिरने दे कभी नर, आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी। ये तो बहुत गहरा हम लोग को लेके जाता है, बिल्कुल लेकिन तो बिल्कुल सही है। तो शब्या जी यहाँ विराम देते हैं, और आप इसको दोबारा जितनी भी है आप वापस सुनते हैं क्या इसको इनको? दोबारा न भी 10 बार भी पढ़ने से थोड़ा सा पकड़ ले। जैसे पहले सावित्री से हम लोग डरते थे, लेकिन अब पहले एक दो लाइन को पकड़ते थे, अब थोड़ा थोड़ा भाव पकड़ते हैं। लेकिन हम लोग वहां तक तो नहीं ना पहुंच रहे हैं जहां तक वो हम लोग को ले जाना चाहते हैं। और जब उसी को, एक है दिलीप पटेल, वो एक एक लाइन को जब वर्ड्स पर डिस्कस करते हैं तो और अलग खुलता है।
गुजरात में है अभी ये, वो यही बात बोलते हैं कि गुजरात में है ये। उनके साथ सफर करो, उनके साथ सफर। वो तो ये कहते हैं कि लाइन में उनके साथ सफर करो। तो उनका सफर और हमारा सफर में तो अंतर है। तो लेकिन ये शबिया है जी कि यहाँ अब विराम दें, यहाँ हाँ, विराम देते हैं शबिया जी, ठीक है और भैया। कल मिलते हैं। जय श्री माँ। नमस्ते भैया। जय श्री राम।